हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 141 द प्लान। श्रेया ने निहाल को अपना प्लान बड़ी नरमी से और आराम से बताया। जैसे जैसे श्रेया इस प्लान के बारे में बात कर रही थी, वैसे वैसे उसका खुद पर यकीन बढ़ता जा रहा था। श्रेया का प्लान सिंपल था, और वो ये था कि रौनक और नताशा को उन्हीं के खेल में मात देनी होगी। इसका मतलब था कि उनके प्यादे को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। निहाल भी बहुत टेंशन में था और श्रेया को लेकर कंसर्न था, लेकिन जैसे जैसे श्रेया ने अपना प्लान उसे बताया, वैसे ही निहाल की चिंता दूर हुई और उसे श्रेया पर फक्र होने लगा। उसे श्रेया पर नाज हो रहा था। पूरा प्लान बताकर आखिर में श्रेया ने निहाल से उसकी परमिशन भी मांगी। हमारे प्लान में मुझे सबसे ज्यादा तुमसे सपोर्ट चाहिए होगा निहाल, इसलिए ये जरूरी है कि तुम कंफर्टेबल महसूस करो। आई नो हमारे बीच में चीजें हमेशा आसान नहीं रही हैं, और इसका एक बड़ा रीजन मैं भी रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्लान को लेकर आगे बढ़ें, तुम मुझे बता दो, क्या तुम्हें ये प्लान मंजूर है? क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम सारी चीजों को बदल सकते हैं। इस प्लान में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह हर रोज एक बेहतर डैड बनने की कोशिश करते हो, और मैं इस बात को काफी अप्रिशिएट भी करती हूँ, इसलिए तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक पल के लिए श्रेया की बात सुनकर निहाल का दिल भारी सा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे आज तक उसकी फीलिंग्स की इतनी कदर किसी ने नहीं की है। उसके खुद के परिवार या दोस्तों ने, किसी पुरानी गर्लफ्रेंड ने निहाल से उसकी मंजूरी नहीं मांगी थी। सब तो बस निहाल से उसका साथ मांगते थे, वो और जो भी कुछ दे सकता था, वो सब भी। लेकिन आज श्रेया सिर्फ और सिर्फ उसकी फीलिंग्स की कद्र कर रही थी। निहाल ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ श्रेया, 100% नहीं, 500%। और ये प्लान एक्चुअली बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारा साथ देने में खुशी होगी। श्रेया ये सुनकर मुस्कुराए और उसने निहाल को गले से लगा लिया। अब ये इन गहरे जज्बातों की वजह से हुआ था या बस इस लम्हे की पुकार थी, ये तो नहीं पता, लेकिन श्रेया और निहाल दोनों को ही इस वक्त एक दूसरे को हक करके ऐसा लगा जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। जैसे ऊपर वाले ने खुद उन दोनों को आकर सहारा दे दिया। मनोज भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और समझता था कि वो कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। उसका दिमाग हर तरफ दौड़ रहा था और फिलहाल वो कहीं से पैसे ऐंठने की स्कीम बना रहा था। लेकिन जैसे ही निहाल और श्रेया दोबारा कमरे में लौटे, वैसे ही उसने एक बार फिर अपना दयनीय चेहरा सामने रखा। मैडम, आपने मुझे क्यों पकड़ के रखा है? न तो पुलिस आ रही है, और न ही आप लोग मुझे छोड़ रहे हैं। मुझे कुछ तो बताएं मैडम, हो सकता है कि मैं ही आपकी कुछ मदद कर दूं। क्यों सर? आप तो समझते हैं ना, मैं ये काम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए करता हूँ। मेरी भी एक बच्ची है, एक पत्नी है, उनको खिलाना पिलाना और बच्ची को स्कूल भी भेजना पड़ता है ना मैडम। आप एक काम कीजिए, आप बस मेरी बात मान लीजिए कि मैं रौनक सर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वैसे भी सर ने सारी तस्वीरें ले ली हैं, और सब डिलीट भी कर दिया है, तो अब तो मुझे जाने दीजिए ना। आप कहेंगी तो मैं कसम भी खा लूंगा, बेटी की, पत्नी की, एक बेबी भी है मेरी, उसी की कसम खा लेता हूँ, आपको शायद यकीन हो जाए मुझ पर। शट अप, जस्ट शट अप। ये सब बकवास बातें हमारे सामने करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये निहाल सर चाहे तो अब भी तुम पर कई तरह के केस कर सकते हैं, और पुलिस में इनकी इतनी पहुंच है कि पुलिस वाले तुम्हें पकड़ेंगे तो इतनी आसानी से जाने भी नहीं देंगे। फिर ये माँ बेटी ये सब भूल जाना, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारे मुताबिक काम करो। श्रेया की बात सुनकर मनोज हैरान रह गया। श्रेया को मनोज पहले से जानता था। आज से 5 साल पहले भी रौनक के कहने पर इसने ही श्रेया को दिए गए धोखे में हाथ बटाया था। उस वक्त भी उसने कुछ दिनों के लिए उसे फॉलो किया था, उसके बारे में समझा और सीखा था। और मनोज को अच्छे से याद है कि श्रेया जैसी आज है, वैसी वो पहले नहीं थी। उसके अंदर काफी बदलाव और काफी कॉन्फिडेंस आ गया था।
और अब जो वो कह रही थी उसे सुनकर मनोज एकदम से समझ गया कि इसमें उसका फायदा होने वाला है। अब श्रेया ने मनोज को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हें वापस लौटना होगा रौनक के पास। कुछ तस्वीरें हैं जो हम अपनी मर्जी से खींच रहे हैं। तुम्हें रौनक को सिर्फ उन तस्वीरों के बारे में बताना है। तुमने आज किसी भी बच्चे को देखा ही नहीं। हमारे साथ कोई बच्चा नहीं था। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? यही सच है और इसी सच्चाई को तुम्हें रौनक के पास पहुंचाना है। इससे ना कुछ ज्यादा और ना ही कुछ कम। जब रौनक तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे दे देगा, उसके बाद से तुम उसकी जिंदगी से गायब हो जाओगे। तुम उसे क्या बहाना दोगे गायब होने का? ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ, लेकिन अब से एक बात साफ हो गई है, और वो ये कि तुम हमारे लिए काम करते हो। मनोज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ में आया कि श्रेया के कहे मुताबिक उसे रौनक से पूरे पैसे कमाने का भी मौका मिल जाएगा, और आगे उसे निहाल और श्रेया से भी पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी जितना उसने देखा है, एक बात तो साफ है, रौनक से बहुत ज्यादा पैसा निहाल शेरगिल के पास है। और अगर निहाल की तरफ से मनोज को रोज के पैसे मिलने लगे तो उसे रौनक जैसे लोगों की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। इसलिए झट से हाँ कहते हुए मनोज एक्साइटेड होकर बोला, वाह मैडम, क्या प्लान बनाया है आपने। मैं रौनक सर को अब ऐसा घुमाऊंगा कि उन्हें गलती से भी कभी पता नहीं चलेगा कि आपका कोई बच्चा भी है। उसके मुंह से बच्चा शब्द सुनकर ही श्रेया जैसे तिलमिला उठी। मनोज जैसे इंसान के मुंह से वो वंश का नाम कभी सुनना भी नहीं चाहती थी। इसलिए श्रेया अब उठ के कमरे से बाहर निकल गई। निहाल जो अब तक चुपचाप खड़ा हुआ था, वो अब मनोज के पास आया। इतने पास कि मनोज को एक जोर का थप्पड़ मार सके। तड़ाक की आवाज के साथ निहाल ने मनोज को एक चांटा मार ही दिया। ये थप्पड़ खाने के बाद मनोज के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था, लेकिन निहाल ने एक उंगली की नोक पर मनोज से कहा, ये थप्पड़ सिर्फ तुझे ये समझाने के लिए है कि रौनक की तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। अगर तूने गलती से भी मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश भी की, तो तेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं होगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, पर तब नहीं जब बात मेरे परिवार पर आ जाए, और श्रेया मेरा परिवार है। उसे बचाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, न ही उसके दुश्मनों को दूर भगाने के लिए मुझे एक पल के लिए भी सोचना पड़ेगा। और ऐसा कहकर निहाल ने एक बड़ी सी पैसों की गड्डी मनोज के मुंह पर मारी। मनोज की आंखों में भरा सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसने मुस्कुराते हुए निहाल को सलाम ठोका। अब आपने मुझे अपना सेवक बना ही दिया है सर, तो ये गुलाम अपना काम एकदम ठीक से करेगा, शिकायत का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। निहाल को भी यही उम्मीद थी कि मनोज जैसे लोगों की वफादारी का दाम लगाना जरूरी होता है, और यही सही साबित हुआ। मनोज को जब निहाल ने छोड़ दिया और वो मेंशन से बाहर जाने लगा, तो निहाल को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आदमी एक गलत आदमी था, और कुछ देर पहले ही इस आदमी ने उसके परिवार पर अटैक भी किया था। ऐसे इंसान को निहाल कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी वापस लौटकर नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इस बार उसे श्रेया के प्लान पर भरोसा रखना था, और यही बात सोचकर उसने अपने दिल को बहला लिया, और साथ ही कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो श्रेया और वंश को कुछ भी होने नहीं देगा। शाम के 7 बजे थे जब नताशा के फोन पर एक कॉल आया। नताशा, हाय बेब, हाउ आर यू। पम या परमिंदर चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सोशलाइट थी, और नताशा उसका फोन उठाकर काफी हैरान थी, क्योंकि पम अक्सर पार्टियों में भी नताशा को इग्नोर करके चली जाती थी। पम के साथ उठना बैठना नहीं था नताशा का, लेकिन पम की इस दोस्ती से भरी आवाज ने नताशा के दिल को खुशी से भर दिया। ओ पम, हाय बेब, मैं तो एकदम फिट हूँ। यू नो ना, मेरी शादी होने वाली है रौनक से अगले महीने, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। आखिर चंडीगढ़ की ब्राइड देश की बाकी ब्राइड्स की तरह नहीं होती ना, हमें कुछ हटकर करना पड़ता है, तुम जानती तो हो। ऑफ कोर्स बेब, यू डू यू। वैसे लिसन, आज मेरे ब्रदर के क्लब में एक एक्सक्लूसिव गिग की तैयारी है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई गेस्ट लिस्ट भी नहीं है। आई मीन हर बाउंसर को मेहमान का नाम याद रखना है, यू नो, कोई लास्ट मिनट एडिशन नहीं, टोटली एक्सक्लूसिव। सो यू आर इनवाइटेड टू।
एंड तुम्हारा फियोंसी क्या नाम बताया? रॉन। रौनक। रौनक नाम है उनका। ओ राइट, तो तुम रॉन को भी लेकर आना पार्टी में। ये बोलने की जरूरत तो नहीं है कि वंस इन अ लाइफ टाइम पार्टी होने वाली है, इसलिए लेट आना मना है, और कैंसिल करना इज द वर्स्ट। हाँ हाँ, अगर कैंसिल किया तो चंडीगढ़ की और किसी भी पार्टी में इनविटेशन भूल जाना। ऑफ बेब। ऑल राइट, बाय, सी यू टुनाइट। नताशा पम के फोन कॉल से काफी इम्प्रेस हो गई थी। परमिंदर ने खुद उसे कॉल किया। उसके पास नताशा का पर्सनल फोन नंबर भी है। ये बात किसी मिरेकल से कम नहीं थी नताशा के लिए। उसने झट से रौनक का नंबर डायल किया। पार्टी रात के 10 बजे थी और अब तक 7 बज भी चुके थे। इसका मतलब तैयार होने के लिए नताशा के पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बचे थे। इस बात को सोचकर नताशा वैसे भी स्ट्रेस ले रही थी। ऐसे में रौनक ने जब उसका फोन नहीं उठाया तो नताशा अपने घर से अपनी ड्रेस और हील्स लेकर निकल गई, इस उम्मीद में कि वो किसी पार्लर में जाकर तैयार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उसे रौनक को भी इस पार्टी के बारे में बताना होगा। वहीं रौनक अपने ऑफिस में था अब भी। इतनी लेट यहाँ रहने का उसका कोई और मकसद नहीं था, बस इतना ही कि मनोज अब उसके सामने बैठा हुआ था और उसने अभी अभी निहाल और श्रेया के रिश्ते के बारे में रौनक को बताया था। तो तुम कह रहे हो कि ये बिलियनर श्रेया को अपना चुका है और वो दोनों डेट भी कर रहे हैं? क्या बात शादी तक भी पहुंची है? मनोज ने एक्टिंग की टॉप मिसाल देते हुए कहा। अब सर, ये सब बातें आप कहाँ मुझसे पूछ रहे हो? आपको तो पता है कि दूरबीन से दूर दूर से देखने से इतना ही पता चलता है जितना इन तस्वीरों से। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि निहाल ही वो लड़का है जो मैडम के पीछे दीवाना हुआ पड़ा है। सच्ची। ये सारी बातें सुनकर एक्सेप्ट कर पाना रौनक के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। उसे ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था, लेकिन डिवोर्सी है श्रेया। कोई भी शरीफ आदमी क्यों उससे प्यार करेगा? हाँ, उसे अपनी दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में कोई रोमांस का दिखावा ज़रूर कर सकता है। और तूने ही तो कहा कि तुझे उतना ही पता है जितना इन तस्वीरों से पता चल रहा है। मैं नहीं मानता कि ये लड़का श्रेया जैसी लड़की को भाव देगा, वो भी बिना किसी मकसद के। मनोज ने अब शर्माते हुए कहा, लेकिन भाभी काफी प्यारी भी तो है ना सर? नहीं भाभी नहीं, पुरानी भाभी। मेरा कहने का मतलब है। रौनक ने उन तस्वीरों को मनोज की तरफ फेंकते हुए कहा। चल ठीक है, बस और तेरी बकवास नहीं सुननी, अपने पैसे ले और निकल। और हाँ, आगे कुछ जरूरत पड़ी तो अपना फोन चालू रखना, मुझे अब भी बहुत कुछ जानना है। इसी वक्त ऑफिस का दरवाजा खुला और नताशा अंदर आ गई। मनोज ने नताशा को देखकर सर झुकाते हुए रौनक के ऑफिस से बाहर कदम रख दिए। वहीं रौनक नताशा के यूं अचानक आ जाने से या नॉक ना करने की आदत से बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए पहले तो अपने सर का दर्द रोकने की कोशिश की और फिर चिल्लाकर बोला, आया डेफ नताशा। कितनी बार बोला है कि नॉक करके आया करो, ऑफिस है मेरा ये, तुम्हारा बेडरूम या कोई पार्लर नहीं, जो जब चाहे तब तुम घुस के आ सको। शट अप रौनक, अगर तुम मेरे 15 मिस्ड कॉल नहीं उठाने वाले ना, तो मैं इसी तरह हर रोज बिना नॉक किए तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊंगी। ठीक है, और वैसे भी मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ, अब उठो और चलो मेरे साथ। रौनक ने अपने आप को रोकते हुए कहा, अरे पर कहाँ जाने की बात कर रही हो? प्लीज नताशा, तुम देख ही सकती हो, इतनी लेट तक मैं ऑफिस में हूँ, बहुत स्ट्रेस ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं आज, अब मुझे कहीं भी नहीं जाना तुम्हारे साथ। नताशा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर वो जादुई शब्द कहे जो वो हमेशा ही कहना चाहती थी, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी फेवरेट सोशलाइट ने हमें एक सीक्रेट पार्टी में इनवाइट किया है तो क्या तब भी तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे? रौनक ने शक से नताशा को देखा और फिर उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। पम पम ने हमें पार्टी में बुलाया है, तुम शो हो। रौनक अपने एक्साइटमेंट को छुपाना चाहता था, क्योंकि पूरी जिंदगी चंडीगढ़ में रहने के बाद भी रौनक कभी भी इन एक्सक्लूसिव पार्टी की गेस्ट लिस्ट में नहीं रहा था, और आज फाइनली उसके सितारे बदलने वाले हैं। रौनक ने आखिर आगे आकर नताशा को अपनी बाहों में भर लिया।
और दोनों ही खुश होकर इस शाम की तैयारी में लग गए। एपिसोड 142 लेट्स पार्टी टुनाइट। चंडीगढ़ के सबसे हैपनिंग क्लब में रात 10 बजे तक सभी लोगों को एकाएक बाहर निकाल दिया गया। सुनने में आया था कि इस क्लब में कई विप लोग आने वाले थे। वैसे तो देश में कई विप होते हैं, लेकिन चंडीगढ़ देश का एक ऐसा शहर था जहां विप भी विप नहीं होते। इस शहर में विप बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में एक क्लब था जहां ज्यादा लोग निकल रहे थे और कम लोग आ रहे थे। इस क्लब के नियम भी इस क्लब की ही तरह खास थे। रौनक और नताशा आज यहाँ शायद 150वीं बार आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें सब नया सा लग रहा था। क्लब में होने वाली पार्टी के हिसाब से क्लब का पूरा रूप ही बदल गया था। बाहर खड़े बाउंसर ऐसे थे कि उनसे आपको हाय भी नहीं कहना पड़ रहा था। सभी विप गेस्ट को पूरे शौक से सीधा अंदर बुलाया जा रहा था। नताशा ने इस पार्टी के लिए रौनक के कहने पर एक मशहूर डिजाइनर की ड्रेस पहनी थी। उसके सुंदर से बाल पार्लर में अच्छे से सेट कर दिए गए थे और तब से एक भी बाल हिला नहीं था, ना ही नताशा हिल पाई थी। रौनक ने भी उसी मशहूर डिजाइनर से एक महंगा सूट खरीदा था और इस सूट को पहन के उसे आज ही दूल्हे जैसा महसूस हो रहा था। एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले नताशा और रौनक क्लब के अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि क्लब में मौजूद सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है। ये मास्क काले रंग के मास्क थे और लगभग सभी के मास्क एक जैसे ही थे। नताशा और रौनक भी विप लोगों की इस भीड़ में मास्क पहनकर शामिल हो गए। बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ, देखो ना, मैंने इस आउटफिट के साथ इस मास्क को मैच नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ सबने पहना है तो हमें भी तो पहनना ही पड़ेगा ना। नताशा ने रौनक से सच जानने की उम्मीद नहीं की थी, बस इतना ही चाहा था कि वो कह दे, यस बेबी, तुम इस कमरे में सबसे सुंदर लग रही हो। पर रौनक ने एक बार भी नताशा की तरफ ढंग से देखा ही नहीं और बस कह दिया, तुम्हें कौन देखने वाला है नताशा, यहाँ कोई किसी को नहीं पहचान रहा है। तुम्हें तो बस दूसरों को पहचानना है, खासकर पम को। अगर आज हमने पम से दोस्ती कर ली तो फ्यूचर में होने वाली हर पेज 3 पार्टी में हमारा इनवाइट पक्का है। नताशा ने मन ही मन रौनक को कोसा और वो खुद भी पम को ढूंढने लगी। यहाँ पर आए हुए सभी लोग मास्क के बावजूद भी बेहद खूबसूरत लग रहे थे और उनके महंगे कपड़े और ज्वेलरी उनके विप होने का भी एहसास दिला रहे थे। नताशा को अफसोस हुआ कि उसके पास कोई भी डायमंड नेकलेस नहीं था, जो वो ऐसी पार्टी में पहन के शो ऑफ कर पाती। तभी नताशा ने झट से पम को ढूंढ लिया। पम एक बेहद ऊंची और पतली मॉडल थी जो कई सालों तक मुंबई की टॉप मॉडल रह चुकी थी और चंडीगढ़ के सबसे बड़े खानदान की इकलौती बेटी होने की वजह से उसके पास ना पैसों की कमी थी और ना ही शान और शौकत की। पम को देखकर नताशा झट से आगे बढ़ गई और पम के रास्ते को काटते हुए उसने उसे रोकते हुए कहा, हेलो पम, मैं नताशा मल्होत्रा। यू कॉल्ड मी फॉर दिस पार्टी, रिमेंबर, मैं तुम्हें अपने फियोंसी से भी मिलवाना चाहती थी, रौनक बेबी। पर जब तक नताशा रौनक को बुलाती तब तक पम नताशा से बौ होकर दूर जा चुकी थी। पम को दरअसल जल्दी थी इस क्लब के गेट पर जाने की। रौनक काफी एक्साइटमेंट से नताशा के पास आ रहा था, पर फिर उसने पाया कि नताशा अकेली खड़ी है तो एक बार फिर उसे गुस्सा आने में देर नहीं लगी। लेकिन अब पार्टी का पूरा माहौल ही बदल चुका था। पम क्लब के दरवाजे के पास इसलिए गई थी क्योंकि तभी उस क्लब के दरवाजे से एक ऑसम कपल अंदर आ रहा था। जहां पार्टी में सभी ने काले रंग के मास्क पहन रखे थे, वहीं इस कपल ने लाल रंग के मास्क पहने थे और ऐसा करने वाले वो अकेले थे, इसलिए जाहिर है कि वो इस क्लब की विप भीड़ में भी सबसे अलग नजर आ रहे थे। साथ ही उस कपल ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और इसलिए लाल रंग का वो मास्क उनके चेहरे पर और भी स्वीट कर रहा था। पम ने इस कपल के आते ही उनसे गले मिलकर उनका स्वागत किया और ये बात साफ हो गई कि आज की पार्टी के सबसे जरूरी मेहमान यही दोनों हैं। पम ने अब माइक लेकर अनाउंस किया, गाइस, आवर चीफ गेस्ट्स आर हियर, नाउ द रियल पार्टी कैन स्टार्ट। और ऐसा कहकर एक बार फिर पम उन दोनों के गले लग गई और फिर उस जोड़े में जो आदमी था, उस आदमी को वो सीधा डीजे के सेट के पास ले गई। ऐसा करने के बाद उसने उस आदमी के हाथ में माइक थमा दिया।
नताशा ने नोटिस किया कि उस आदमी की स्माइल बहुत ही प्यारी थी और माइक पकड़ के वो आदमी काफी शर्मा रहा था। ना जाने क्यों नताशा को ये लग रहा था कि उसने इस आदमी का हसीन चेहरा पहले भी कहीं देखा है, लेकिन यहाँ परफॉर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति एक सेलिब्रिटी ही होगा। ये सोचकर नताशा ने इस बात के बारे में सोचना छोड़ दिया। वहीं उस कपल में जो लड़की बच गई थी, उस लड़की का हाथ अब पम के हाथ में था। वैसे तो यहाँ आए हुए सभी लोग विप थे, लेकिन फिर भी पम का एक अपना ही विप कॉर्नर था इस क्लब में। और वहां अब सिर्फ लाल मास्क पहनी हुई वो लड़की और पम बैठे हुए थे। नताशा का मन कर रहा था कि वो किसी तरह से बस उस कॉर्नर तक पहुंच जाए और पम से बात कर पाए, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर एक बार में पम ने नताशा की बात नहीं सुनी तो उसे काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए पम के साथ शामिल होने का एक ही तरीका था, और वो ये कि किसी तरह से नताशा की नजरें अगर पम की नजरों से मिल गईं तो नताशा उसे इशारों में ही अपनी बात पूछ लेगी। रौनक ने अपनी तरफ आने वाले वेटर के पास से 2 शॉट्स के ग्लास उठाकर पी भी लिए थे और उसने नशे में धुत होने का तय कर लिया था। उसके लिए आज इस शाम को इस क्लब में मौजूद होना भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए वो अपनी खुशी और समाज में बती हुई स्टैंडिंग के बारे में सोचकर सेलिब्रेशन करने के मूड में था। तभी माइक पकड़े हुए और लाल मास्क पहने हुए वो लड़का आखिर में काफी हिचकिचाहट के बाद कुछ कहने लगा। फ्रेंड्स, आज रात मैं अपने किसी आर्टिस्ट को नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं खुद आपके सामने आया हूँ, एक छोटा सा सेट पेश करने के लिए। इट माइट साउंड ओल्ड स्कूल, बट क्या करूं यार, आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा हो रखा है। ओल्ड स्कूल लव हो गया है मुझे गाइस, वो क्या कहते हैं, पहला नशा पहला खुमार टाइप्स। तो बस आज उसी ओल्ड स्कूल लव के लिए मैं अपना ये सेट बना कर लाया हूँ। नो स्ट्रेस, क्योंकि मैंने ये सेट ओल्ड स्कूल नहीं बनाया है, ये एकदम नए जमाने का ट्रैक है और मेरा लेटेस्ट ट्रैक है। सो एंजॉय, क्योंकि ये सेट कहीं भी रिलीज नहीं होगा, ये सिर्फ आज इसी क्लब के लिए है और मेरे ओल्ड स्कूल लव के लिए है। इतना कहकर उस लड़के ने उस लाल मास्क पहनी हुई लड़की की तरफ इशारा किया और एक फ्लाइंग किस दिया। पम जो उस लड़की के बाजू में बैठी हुई थी, उसने ताली बजाते हुए एक बार विसल भी कर दिया। देख के तो लग रहा था कि ये कपल पम के लिए बहुत खास है, पर इसके बाद किसी का भी ध्यान पम पर नहीं गया, क्योंकि लाल मास्क पहने हुए उस लड़के ने अपना सेट बजाना शुरू कर दिया था और पूरे क्लब का माहौल एक ही बार ऐसा हो गया जैसे बिजली का कट दौड़ उठा हो। सबने शोर मचाते हुए वहां थिरकना शुरू कर दिया। लड़का जो ट्रैक बजा रहा था वो वाकई में काफी मनमोहक था और नताशा और रौनक को भी पता नहीं चला कि वो कब नाचने लगे थे। सबसे ज्यादा शोर फिर भी पम ही मचा रही थी और वो खुद भी खूब नाच रही थी। इसी वजह से नताशा को पम से नजरें मिलाने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। पर कुछ ही देर में नताशा को एक बहुत ही नायाब मौका मिला। जो लड़की लाल मास्क पहनकर पम के बाजू में बैठी हुई थी, उसकी नजर नताशा से जा मिली। नताशा ने उसे दूर से ही हाथ हिलाकर हाय किया। नताशा को विश्वास ही नहीं हुआ जब उस लड़की ने भी नताशा की तरफ हाथ हिलाकर हाय कहा और फिर उसे ऊपर अपने और पम के पास आने का इशारा भी किया। नताशा ने रौनक को तुरंत बाय किया और फटाफट पम के प्राइवेट विप एरिया की तरफ चल पड़ी। पर अभी वो सीढ़ी चढ़ के उनके पास पहुंची भी नहीं थी कि तभी एक बड़े से बाउंसर ने उसका रास्ता रोक दिया। सॉरी मैम, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, आप ऊपर नहीं जा सकती। एक्सक्यूज मी, हाउ डरे यू, मैं कोई गेट क्रैशर नहीं हूँ, समझे, मुझे यहाँ बुलाया गया है। ऐसा कहकर नताशा ने फिर से उस लाल मास्क वाली लड़की की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पर वो थी, वहां से उस लड़की को देख पाना आसान नहीं था। तभी पम ने झांक कर नताशा की तरफ देखा और बाउंसर को हाँ कह दिया। उसके हाँ कहते ही बाउंसर ने काफी इज्जत से नताशा को ऊपर की ओर जाने के लिए कहा। नताशा ने जल्द ही ऊपर आते ही 2-4 बार पम से बात करने की कोशिश की, लेकिन पम डांस करने में इतनी बिजी थी कि उसने एक पल भी रुक के नताशा से बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर नताशा वहीं कोने में सोफे पर बैठ गई। तब जाकर उसने सामने से उस लड़की को नोटिस किया जिसने कुछ ही देर पहले हाय कहकर नताशा को इस विप एरिया में बुलाया था।
वो लड़की अब भी बिना डांस किए बस नताशा की तरफ एक हल्की मुस्कान और एक हल्के एटीट्यूड के साथ देख रही थी। नताशा को अब ऑकवर्ड महसूस हुआ क्योंकि इसी लड़की ने उसे यहाँ बुलाया था और उसने आते ही उस लड़की को इग्नोर भी कर दिया था। अब नताशा उठकर इस लाल मास्क पहने हुई लड़की के पास गई। हाय, सॉरी मैं, एनीवेज, हाय आई एम नताशा। नताशा मल्होत्रा, एंड आपका नाम? उस लड़की ने नताशा को अपना नाम तो नहीं बताया पर उसने नताशा की तरफ अपना हाथ जरूर बढ़ाया। नताशा ने उस आगे बढ़े हुए हाथ को पकड़ के जब हैंडशेक किया तब पहली बार उसे एक अपनेपन का एहसास हुआ। कुछ देर के लिए नताशा समझ ही नहीं पाई कि ये क्यों हुआ था, लेकिन फिर उसने इस लड़की के हाथ में उस अंगूठी को देखा जिस अंगूठी को वो कहीं भी पहचान सकती थी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि श्रेया मल्होत्रा यानी कि उसकी सौतेली बड़ी बहन बैठी हुई थी। नताशा को जैसे कट सा लगा और वो झट से दूर हट गई। नताशा फिर उस विप एरिया से इस तरह निकल के भागी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं श्योर हूं कि वो श्रेया ही थी? और अगर वो सच में श्रेया ही थी, तो ये आदमी कौन है? और तभी निहाल का चेहरा उसे अच्छी तरह से याद आ गया। निहाल का हैंडसम लेकिन मासूम चेहरा वैसे भी नताशा उस दिन से ही नहीं भुला पाई थी जिस दिन वो खुद गलती से निहाल से मिली थी। इसी तरह हड़बड़ाते हुए नताशा रौनक को ढूंढने लगी और फाइनली उसे रौनक किसी और की टेबल पर मिला, वो भी नशे में धुत। रौनक वहां बैठी किसी लड़की से फ्लर्ट भी कर रहा था पर नताशा को इस वक्त इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी बात किसी से कहनी थी। इसलिए रौनक को होश में लाने के लिए नताशा ने झट से उसके कान में सारा सच कह दिया, यानी कि उतना सच जितना नताशा को अब तक समझ में आया था। रौनक भी नताशा की बात सुनकर चौंक गया और उसने अपने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पीते हुए अपनी नजरों को उस लाल मास्क पहने हुई लड़की पर जमाए रखा। उस लड़की की अदाएं अब रौनक को भी जानी पहचानी लग रही थी। तभी वो लड़की उठ के विप एरिया से बाहर निकलने लगी। नताशा जल भून के राख तो वैसे भी हो चुकी थी पर अब श्रेया को इतराते हुए इस पार्टी में हर तरफ घूमते हुए देखकर उसके अंदर की नफरत श्रेया के लिए और भी बढ़ने लगी। जब वो जल कर राख हो रही थी तब रौनक ने अपने ड्रिंक का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा, ड्रिंक दिस, मैं अभी आया। नताशा ने भी रौनक का दिया हुआ पूरा ड्रिंक एक ही बार में पी लिया और फिर निहाल की तरफ देखने लगी, जैसे अब उसे निहाल से भी नफरत हो रही थी। जबकि सच तो ये था कि नताशा को निहाल काफी पसंद आने लगा था। ऐसे में नताशा ने पास से जाने वाले वेटर की ट्रे से 2 और शॉट्स के ग्लास उठाए और सीधा उन्हें पी गई। वही श्रेया लोगों की भीड़ को चीरती हुई बाथरूम की तरफ जा रही थी। श्रेया के लिए आज का दिन काफी अजीब था क्योंकि आज ही सुबह उसे ये पता चला था कि उसके बेटे पर और उसके ऊपर पूरी नजर रखी जा रही थी। ऐसे में उसे पता था कि उसके पास बहुत कम समय है। इससे पहले कि रौनक और नताशा वंश के अस्तित्व के बारे में जान जाएं, श्रेया ने तय किया कि उसे रौनक और नताशा का ध्यान अपने और निहाल के फेक रोमांस की तरफ खींचना होगा। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी श्रेया ने, लेकिन फिर भी इस पार्टी में बाथरूम जाते वक्त श्रेया का रास्ता किसी ने रोक लिया था। और उसका रास्ता रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड रौनक खन्ना ही था। एपिसोड 143 बेशाम रौनक। हाय वाइफी। रौनक ने श्रेया का रास्ता रोका हुआ था। बाथरूम का दरवाजा ठीक पीछे था, जहां श्रेया जाना चाहती थी, लेकिन उसके ठीक 2 कदम पहले ही रौनक अपने शरीर को श्रेया की तरफ झुकाकर उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। हटो मेरे सामने से रौनक, ये कैसी बदतमीजी है। और फिर खुद रौनक को जोर से धक्का देते हुए श्रेया 2 कदम आगे बढ़ी और उसने अपने पीछे बाथरूम का दरवाजा बंद किया। राहत की एक लंबी सांस लेकर श्रेया उस दरवाजे को लॉक करने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही जोर के धक्के की वजह से बाथरूम का दरवाजा बाहर से खुल गया। और इसी एक धक्के के साथ रौनक लेडीज बाथरूम के अंदर घुस आया था। उसने आते ही अपने पीछे अब बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर श्रेया को देखकर एक बहुत ही शातिर हंसी हंसने लगा, जैसे उसने कोई बाजी जीत ली हो। रौनक की आंखों में मदहोशी थी और ये साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही पी ली थी।
श्रेया घबरा गई, लेकिन वो डरी नहीं थी। वो रौनक से लड़ने की काबिलियत रखती है, लेकिन फिलहाल वो इसी बात से शॉक में आ गई कि आखिर रौनक का इरादा क्या है। इतनी शराब पीकर आखिर वो श्रेया को यूं बाथरूम में अकेला क्यों घेर रहा है। लाजमी था कि उसका इरादा नेक तो नहीं था, लेकिन इस सिचुएशन में होने की वजह से श्रेया सारी बात ठीक से अब भी समझ नहीं पाई थी। रौनक, दरवाजा खोलो और यहाँ से निकल जाओ। ये लेडीज बाथरूम है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुमने दरवाजे पर लॉक लगा दिया। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो जल्द ही इस बाथरूम में घुसने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो ना तुम। पर रौनक के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी फीकी नहीं हुई, न ही उसने श्रेया की बात का साफ साफ जवाब दिया, बल्कि वो किसी लोमड़ी की तरह धीमी सी चाल के साथ श्रेया की तरफ आने लगा। श्रेया के कदम भी अपने आप ही पीछे जाने लगे। आज से 5 साल पहले हमारी सुहागरात थी, याद है तुम्हें? उस रात तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। काफी याद आती है मुझे उस रात की। सोचता हूँ कि अगर उस रात तुम मेरे साथ होती, तो हम क्या क्या नहीं करते। पत्नी थी तुम मेरी, पूरा हक था मुझे तुम्हें एक कमरे में बंद करके दरवाजे पर लॉक लगा देने का। रौनक, शट अप। तुम्हें होश नहीं है किसी भी बात का कि तुम क्या कर रहे हो या क्या कह रहे हो। गॉट दैट। अब प्लीज पीछे हटो, तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है। रौनक ने इस बात को सुनकर एक पल के लिए रुकते हुए कहा, तो उस डीजे के साथ सेफ फील होता है क्या अब तुम्हें? निहाल शेरगिल नाम है ना उसका। सब जानता हूँ मैं तुम दोनों के बारे में। बहुत पैसे हैं उसके पास, ये भी जानता हूँ मैं श्रेया। लेकिन जितना मुझे याद है तुम तो पैसों के लिए कभी भी इतनी लालची नहीं हुआ करती थी। फिर क्या हुआ? श्रेया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, रौनक, बकवास बातें करना बंद करो। बाहर नताशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं नहीं तो वो तुम्हें याद होनी ही चाहिए, है ना? तुम्हारी मंगेतर है वो। मेरी कद्र तो तुमने 5 साल पहले नहीं की, लेकिन उसकी इज्जत तो करते हो ना तुम। स्टॉप इट। जहां हो बस वहीं रुक जाओ रौनक, वरना मैं चिल्ला दूंगी। रौनक चिल्लाने की बात सुनकर जोर से हंसने लगा। उसे और श्रेया दोनों को ही पता था कि इस पार्टी में श्रेया के गले से निकलने वाली चीख का किसी पर कोई भी असर नहीं होने वाला। श्रेया को भी इस बात का पता था, इसलिए हर पल के साथ उसके अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। बाहर पार्टी खूब जोर शोर से चल रही थी। निहाल के सेट के आखिरी 5 मिनट इतने अच्छे थे कि हर इंसान अपनी सीट से उठकर नाचने लगा था। क्लब का माहौल बहुत ही रंगीन और मस्ती से भरा बना देने के बाद आखिर में जब निहाल का सेट खत्म हुआ तो उसने जोर से सबको माइक पर थैंक यू कहा। थैंक यू चंडीगढ़, यू गाइस आर द बेस्ट। मैंने बहुत दिनों बाद परफॉर्म किया है। उम्मीद है आप सबने एंजॉय भी किया होगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। शायद पम के रिक्वेस्ट करने से मैं हर साल एटलीस्ट एक सेट तो जरूर परफॉर्म किया करूंगा। निहाल की बात सुनकर तालियों से क्लब गूंज उठा और निहाल भी एक मन सी मुस्कान के साथ डीजे पैनल से उतरकर विप कॉर्नर में आ गया जहां पम खड़ी हुई थी। पम ने अपनी बाहें फैलाकर निहाल को एक बड़ा सा हक किया। ओ माय गॉड, निहाल, कितने दिनों बाद मैंने सुना यार तुम्हारा सेट। और क्या बजाते हो तुम? तुम्हें तो सिर्फ एक आर्टिस्ट होना चाहिए था। लेकिन मैं समझती हूँ कि देश के सबसे बड़े आर्टिस्ट को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है। और आखिर तुम एक बिजनेसमैन भी तो हो, राइट? एनीवेज, आई एम प्राउड ऑफ योर निहाल। और थैंक यू आज का सेट अरेंज करने के लिए। निहाल ने अब पम से दूर हटते हुए कहा, एनी टाइम पम। तुम्हें तो मैं कई बार तुम्हारे घर की पार्टी में भी एंटरटेन कर चुका हूँ। इनफैक्ट आज लास्ट मिनट पर मेरा गिग अरेंज करके तुमने मुझ पर एक फेवर किया है। आई ओ यू वन। पम ने कहा, ओफ मेरी जान, अगर तुम आज किसी और लड़की के साथ नहीं आए होते तो तुम जानते हो कि ओ यू वन का मतलब क्या होता। पर आज श्रेया के साथ तुम्हारा यहाँ उसका हाथ पकड़ के आना, अब मैं क्या ही कहूँ। आई एम जेलस, यू नो। और इसी के साथ पम हंस पड़ी और उसने निहाल को एक बार फिर गले से लगा लिया। निहाल ने पम को हक तो किया, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान इस बात पर चला गया था कि आखिर विप एरिया में श्रेया खुद क्यों मौजूद नहीं है।
निहाल ने पम को एक बार फिर से समझाते हुए कहा, यू नो यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड पम। इसलिए चाहे मैं किसी और लड़की का हाथ पकड़ के ही क्यों ना कहीं आऊं, मैं हमेशा पहले तुम्हारा दोस्त रहूंगा। एनीथिंग फॉर यू। पम समझती थी कि निहाल शेरगिल श्रेया से शायद प्यार करने लगा है, क्योंकि आज तक उसने इतनी गहरी बातें भी कभी नहीं कही थी। शायद प्यार ने उसके अंदर की गहराई को कहीं ना कहीं छू लिया था। वैसे श्रेया कहाँ है? कुछ देर पहले तक तो यही तुम्हारे साथ थी ना? पम ने आसपास देखते हुए कहा, हाँ यू आर राइट। वो यही तो थी, लेकिन फिर वो लड़की आ गई जिसे इनवाइट करने के लिए तुमने कहा था, नताशा मल्होत्रा। उसके आने के बाद से मैंने श्रेया को नहीं देखा है। पता नहीं कहाँ गई। लेट मी डू समथिंग गॉड। एक लंबा चौड़ा बाउंसर पम के बगल में आकर खड़ा हो गया। यस मैम। शेरा, तुमने लाल रंग का मास्क पहने हुए उन मैडम को देखा है जो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मेरे साथ खड़ी थी? शेरा ने तुरंत जवाब दे दिया, यस मैम, मैंने उन्हें यहाँ से नीचे जाते हुए तो देखा था, लेकिन फिर उन्हें फॉलो नहीं किया। ओह, पम ने कहा और फिर शेरा को ये कहा कि वो जाकर श्रेया को ढूंढ कर लाए। निहाल ने इस पल उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं, दैट्स ऑक, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ श्रेया को। पम ने निहाल को अब यूं देखा जैसे सोच रही हो कि निहाल श्रेया की मोहब्बत में कितना पागल हो रहा है। और तुम उसे ढूंढ सकते हो, बट शेरा को भी अपना काम करने दो जरा। इसके साथ ही पम ने निहाल के हाथ में एक बड़े से शॉट का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, अब एक शॉट पीते हुए हमारा चीयर्स करना बहुत जरूरी है मिस्टर शेरगिल। निहाल ने चीयर्स करते हुए शॉट तो पी लिया, लेकिन फिर भी वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी नजरें और उसका दिमाग बार बार श्रेया को ढूंढ रहा था चारों तरफ। ना जाने श्रेया कहाँ चली गई थी। क्या उसने निहाल का म्यूजिक सुना? क्या उसे निहाल का म्यूजिक पसंद आया? या क्या उसे म्यूजिक इतना खराब लगा कि वो दूर चली गई? ये सारे ख्याल निहाल के मन को बहुत रेस्टलेस बना रहे थे। श्रेया अब भी इस क्लब के बाथरूम के अंदर बंद थी। बाहर से आने वाला शोर अब कुछ कम हो चुका था, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक ना तो बाथरूम का दरवाजा ही खटखटाया और ना ही कोई श्रेया को ढूंढता हुआ यहाँ आया। पर रौनक अब भी श्रेया की तरफ बढ़ रहा था और उसके हर बढ़ते कदम के साथ ही श्रेया के कदम पीछे चलते जा रहे थे। ऐसा तब तक होता रहा जब तक श्रेया पीछे की दीवार से ना टकरा गई। श्रेया ने जैसे ही अपने पीछे दीवार को महसूस किया, वैसे ही उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गईं। उसने तुरंत ही आसपास किसी तरह के हथियार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई भी हथियार या शार्प चीज मौजूद नहीं थी। बस बाथरूम के पॉट का फॉसेट था जो एक छोटी सी गन की तरह था, लेकिन इसमें ना ही धार था और ना ही वजन कि इससे किसी का बुरा हो सके। फिर भी कोई और चारा ना देखकर श्रेया ने उस फॉसेट को उठा लिया और उसे अपने हाथ में कसकर थाम लिया। अगर रौनक ने उसके साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हाथ में मौजूद इस फॉसेट से ही वो किसी ना किसी तरह की लड़ाई कर ही लेगी। श्रेया ने ऐसा सोचकर रौनक को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा, सुनो रौनक, अगर तुमने एक भी और कदम आगे रखा तो हमारे बीच अच्छाई का सारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तुम नताशा से, मेरी छोटी बहन से शादी करने वाले हो, इसलिए मैं आज भी तुम्हारी कुछ तो इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर तुमने एक और कदम आगे लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ऐसा मत करो, अब भी मौका है, होश में आ जाओ और उस दरवाजे को जाकर खोल दो। हम अभी भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती के बिना भी तो बात कर सकते हैं, है ना? लेकिन रौनक नशे में धुत था और इसी हालत में उसने कहा, नहीं, अब कोई बात नहीं होगी श्रेया, मुझे अपनी सुहागरात वापस चाहिए, किसी भी हालत में, और जो कल करना है वो आज ही सही। इसी जगह मुझे मेरा हक मिल जाएगा, और तुम दोगी मुझे मेरा असली हक। श्रेया को समझ में आ गया था कि अब रौनक रोके नहीं रुकेगा और उसे ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। श्रेया ने झट से फॉसेट का बटन दबा दिया और रौनक के चेहरे पर ठंडे पानी की बरसात कर दी। श्रेया को उम्मीद थी कि रौनक के चेहरे पर पानी मारने से उसका नशा कुछ उतर जाएगा और शायद होश में लौटकर वो अपनी गलती देख पाएगा। और ऐसा हुआ भी।
रौनक पानी के चेहरे पर लगते ही अचानक से घबराया और पीछे हट गया। उसने अपने मुंह को अपने कोट से पोंछ लिया और फिर अपने गीले बालों और गीली शर्ट को देखकर उसका मन और भी गुस्से से भर गया। श्रेया को अपनी पकड़ में लेने की जिद थी उसे अब। अपने मुंह से पानी साफ करके रौनक ने हंसते हुए श्रेया को देखा। उसका चेहरा बता रहा था कि अब वो पानी को एंजॉय करने लगा है, ना कि उससे डर रहा है। और फिर रौनक ने भी झट से अपने हाथ के सबसे पास वाले पानी के फौसट को उठाया और उसके इस्तेमाल से अब वो भी श्रेया की तरफ पानी की बरसात करने लगा। श्रेया को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और जैसे ही उसने पाया कि वो गीली हो चुकी है और उसके सारे कपड़े भीग चुके हैं, श्रेया ने खुद को और भी असहाय सा पाया। मजा आ रहा है ना तुम्हें श्रेया मल्होत्रा? अब कैसा लग रहा है बताओ? श्रेया ने अब फौसत से पानी की एक और बौछार रौनक की तरफ की और फिर सीधा बाथरूम के दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। श्रेया मन ही मन भगवान का नाम जप रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कि बाथरूम का लॉक उससे एक ही झटके में खुल जाए। लेकिन उसकी किस्मत में दरवाजे तक पहुंचना भी नहीं लिखा था। रौनक ने एक जोर की छलांग लगाते हुए श्रेया को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर रोक लिया। रौनक ने श्रेया को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और अब उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। श्रेया ने खूब जद्दोजहद करते हुए आखिरकार अपनी कोहनी से रौनक के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार दिया। उसने जोर से मारने के लिए अपनी कोहनी हिलाई थी पर रौनक को इससे कुछ नहीं हुआ और वो हंसने लगा। श्रेया ने हिम्मत नहीं हारी थी और एक बार फिर अपनी कोहनी को जोर से रौनक की नाक पर दे मारा। रौनक की नाक में इस बार जरूर लगी थी क्योंकि उसके मुंह से आउच की आवाज निकली और उसने श्रेया को एक हाथ से छोड़ दिया और उस हाथ को वो अपनी नाक पर रखकर नाक को मलने लगा। लेकिन श्रेया ने खुद को छुड़ाने की जितनी भी कोशिशें की उनमें से एक भी सफल नहीं हो पाए और आखिर में श्रेया को जोर से चिल्लाना ही पड़ा, हेलो, कोई है? बचाओ, कोई बाथरूम में आओ, प्लीज हेल्प मी। पर श्रेया की हर एक चीख के साथ ही ये साफ होता जा रहा था कि रौनक के अंदर का मर्द उतना ही जल्दी जाग रहा था और उसके अंदर की आक्रामकता भी काफी भड़क रही थी। रौनक ने अब श्रेया को अपनी तरफ खींचकर यूं घुमाया कि श्रेया का चेहरा अब रौनक के चेहरे के पास आ गया था। रौनक के चेहरे पर अब वही विलन वाली हंसी थी जो अक्सर सिर्फ सिनेमा में देखने को मिलती थी। लेकिन श्रेया ने पाया कि सामने से ये हंसी बहुत ही डरावनी दिखती है। भले ही टीवी में इसे देख के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है। रौनक के इरादे तो पहले से ही नेक नहीं थे और अब उसने श्रेया के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और फिर उसके चेहरे का लाल मास्क जो अब भी उतरा नहीं था, उस मास्क को खींचकर रौनक ने फाड़ दिया। श्रेया का हसीन चेहरा अब मास्क के पीछे छुपा हुआ नहीं था और इसी के साथ उसके अंदर का डर भी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगा था। एपिसोड 144 गुस्ताख। निहाल को अब श्रेया की काफी चिंता हो गई थी। आज यहाँ आना, निहाल का परफॉर्म करना और नताशा और रौनक को इस पार्टी में इनवाइट करना, ये सब आखिर श्रेया का ही प्लान था और उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही भी हुआ था। और जब निहाल का म्यूजिक सेट खत्म होता उसके बाद श्रेया और निहाल को एक साथ अपना मास्क खोलकर इस दुनिया के सामने अपने रिश्ते का ऐलान करना था। ये भी तो श्रेया के ही प्लान का हिस्सा था। श्रेया अपने ही बनाए हुए प्लान को यूं छोड़कर पार्टी से कहीं गायब हो जाएगी, ये निहाल को सही नहीं लग रहा था। शायद सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं गया था। शायद श्रेया किसी मुसीबत में फंसी हुई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि श्रेया इन सब चीजों के बीच कुछ ज्यादा ही भावुक होकर घर चली गई हो। ये सारे सवाल निहाल के दिमाग में घूम रहे थे लेकिन इनका जवाब उसके पास नहीं था। निहाल ने तुरंत ही श्रेया को फोन किया, पर कई बार बजने के बाद भी श्रेया ने फोन नहीं उठाया। पम के भेजे गए बाउंसर भी अब हर तरफ ढूंढ के आ चुके थे लेकिन श्रेया का पता नहीं चल पाया था। सब लाल रंग का मास्क पहने हुई उस लड़की को ढूंढने में बिजी थे, जबकि निहाल का मन कह रहा था कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। निहाल को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने सामने रखा माइक उठा लिया और क्लब में मौजूद सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। श्रेया मल्होत्रा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? इसके बाद निहाल ने चुप होकर ये सुनने की कोशिश की
कि क्या कहीं से भी कोई आवाज आ रही है, लेकिन श्रेया या उसे पहचानने वाला कोई भी सामने नहीं आया। दूर खड़ी नताशा, जो ड्रिंक करने के बाद भी नशे को महसूस नहीं कर पा रही थी, जब उसने निहाल का ये अनाउंसमेंट सुना तो उसे निहाल की आवाज में श्रेया के लिए प्यार साफ साफ सुनाई दिया। नताशा का मूड और भी खराब हो गया और उसके अंदर की जलन को खूब हवा मिल गई। जब कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, तो निहाल ने अब फिर से माइक में कहा, एक्सक्यूज मी, मैं जानता हूँ हम सब यहाँ एंजॉय करने आए हैं, लेकिन अगर किसी ने भी लाल मास्क पहने हुई एक लड़की को यहाँ देखा है तो प्लीज वो इंसान मेरे पास आकर ये बता सकता है कि उसने इस लड़की को आखिरी बार कहाँ देखा था। पम ने भी सबसे इसी बात की रिक्वेस्ट की और फिर निहाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इट्स ओक, मिल जाएगी श्रेया। आफ्टर ऑल ये चंडीगढ़ है, यहाँ कुछ भी बुरा कैसे हो सकता है। निहाल ने पम की बात सुनते ही अपना ध्यान एक इंसान की तरफ किया और माइक उठाकर उसने अनाउंस किया, रौनक। रौनक खन्ना, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? डूड रौनक। पर रौनक यहाँ था ही नहीं, इसलिए उसका भी जवाब निहाल तक नहीं पहुंचा। निहाल को अब यकीन हो चला कि हो ना हो श्रेया के गुम जाने के पीछे रौनक का ही हाथ है। निहाल की नजरें तभी नताशा से जा मिली और वो सीधा चलकर नताशा के पास आ गया। नताशा ने निहाल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो सीधी खड़ी हो गई। उसे अब भी निहाल के सामने एक अपना अच्छा इंप्रेशन देने की उम्मीद थी। तुम जानती हो श्रेया कहाँ है? निहाल ने किसी हाय हेलो के बिना ही नताशा से पूछताछ चालू कर दी। एक्सक्यूज मी, कौन श्रेया? और क्या मैं आपको जानती हूँ? नताशा ने होशियारी दिखाते हुए निहाल को अपना जवाब दिया। सच तो ये था कि नताशा को भी नहीं पता था कि श्रेया कहाँ है। ना ही नताशा को ये पता था कि रौनक, उसका मंगेतर, इस वक्त कहाँ है। निहाल नताशा की बात सुनकर हैरान हो गया। तुम इतनी डिलूशनल कैसे हो सकती हो नताशा? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे जानती हो। एनीवेज, अगर रौनक ने श्रेया के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जस्ट लीव हर अलोन। इस धमकी के साथ ही निहाल नताशा से दूर हट गया। आखिर वो वैसे भी निहाल की मदद करने को तैयार नहीं थी। इसलिए निहाल ने अब भीड़ में जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि कहीं किसी ने भी लाल मास्क पहने हुई लड़की को देखा है क्या। वहीं नताशा निहाल के इस अग्रेसिव एटीट्यूड से थोड़ी परेशान हो गई थी। उसके जज्बात श्रेया से जलन और अपने लिए दया के बीच फंसे हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। अपने चेहरे का मास्क उतारते हुए नताशा भी बाथरूम की तरफ गई। उसे अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी मारने की जरूरत थी। और फिर ये रौनक उसे अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। इन्हीं ख्यालों के साथ नताशा लेडीज बाथरूम के सामने जा खड़ी हुई और उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये बहुत अजीब बात थी कि इस बाथरूम का दरवाजा बंद था। लेडीज बाथरूम के इस दरवाजे के अंदर कुछ 10 अलग अलग बाथरूम थे, तो भला कोई इसमें दरवाजे को क्यों बंद कर देगा। इसी सोच के साथ नताशा ने ये भी सोचकर कि उसे थोड़ा और दम लगाना होगा, उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन जब उसने अपना पूरा दम लगा दिया और दरवाजा तब भी नहीं खुल पाया था, तब नताशा ने ना जाने क्यों इस दरवाजे पर अपना कान लगा दिया। उसे तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी के दरवाजे से आकर टकराने की आवाज आई। ये आवाज बहुत जोर से आई थी, लेकिन नताशा ने अगर अपना कान नहीं लगाया होता तो शायद ये आवाज उसे सुनाई भी नहीं दी होती। नताशा ने अब जोर से दरवाजे पर खटखटाया। हेलो, प्लीज ओपन द गेट। हेलो, कौन है अंदर? आसपास देखने पर कोई वेटर भी यहाँ नताशा को नहीं दिखा जिससे वो मदद मांग सकती थी। नताशा ने अब एक बार फिर अपना कान दरवाजे पर लगाया और अंदर से आने वाली आवाज को और भी अच्छे से सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी जोर से दरवाजा अंदर की तरफ से खुला। नताशा घबरा कर पीछे हटी तो उसने अपने सामने सहमी हुई श्रेया को खड़ा हुआ पाया। ये बात सच थी कि श्रेया इस वक्त सहमी हुई थी। उसके कपड़े गीले थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। कुछ देर पहले जिस हालत में नताशा ने श्रेया को देखा था, अब वो उस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर भी श्रेया बेचारी नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। क्या हुआ?
यहाँ खड़ी होकर मुझे देख क्या रही हो? और कितना बर्दाश्त करना होगा मुझे नताशा? तुम मेरी छोटी बहन नहीं होती तो शायद मैं भी बहुत खुश होती। लेकिन हम कितना भी कोशिश कर ले सच को झुठला तो नहीं सकते ना। और सच यही है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, एक ऐसी बहन जो बार बार मेरा नुकसान करने की कोशिश करती है, या ऐसे लोगों का साथ देती है जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ नताशा, रौनक जैसा घटिया इंसान सिर्फ मेरा ही बुरा नहीं चाहता, बल्कि वो तुम्हारा भी बुरा चाहता है। इस घिनौने आदमी से शादी करना चाहती हो ना तुम? ये कहते हुए श्रेया ने बाथरूम का दरवाजा और थोड़ा सा खोल दिया। इतना कि पीछे रौनक दिखाई दे रहा था, जो सामने के बेसिन में झुका हुआ अपने चेहरे को देख रहा था। ये आदमी एक दरिंदा है, और थैंक गॉड मेरी शादी इससे टूट गई। लेकिन अगर तुम इससे शादी करने ही वाली हो तो बस इतना करना कि इस पर एक लगाम लगा लेना, क्योंकि अगली बार ये मेरे आसपास भी दिखाई दिया ना तो मैं चुपचाप इसकी बदतमीजी नहीं सहने वाली हूँ। अगली बार ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा रौनक को। इतना कहकर श्रेया नताशा से दूर हटकर पार्टी की तरफ लौट जाती है। लेकिन नताशा को वो जिस तरह से देख रही थी उससे ये साफ था कि श्रेया को अब भी नताशा की चिंता थी और उसके बिछड़ने का अफसोस भी था। अपनी आंखों में नमी के साथ साथ हिम्मत लेकर श्रेया नताशा को और भी छोटा महसूस कराकर चली गई थी। श्रेया अब जल्दी से चलकर बाहर निकली और डांस फ्लोर के पास पहुंची। उसका मन तो कर रहा था कि एक कोना पकड़ के खूब रो ले, लेकिन उसे अपने अंदर की ताकत का भी एहसास था। श्रेया कमजोर पड़ने वाली नहीं थी और न ही अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी से जिताने वाली थी। इसलिए श्रेया के पैर उसे किसी अंधेरे कोने में नहीं बल्कि स्पॉटलाइट की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन आखिर में जब उसके कदम रुके तो वो इसलिए रुके क्योंकि सामने निहाल खड़ा हुआ था। निहाल की आंखें श्रेया के चेहरे के भाव को अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन निहाल को तुरंत ही समझ में आ गया कि श्रेया के साथ कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है। उसके कपड़े गीले थे और उसका लाल मास्क उसके चेहरे पर नहीं था। निहाल की सांस जैसे उसके गले में अटक गई और उसने गहरी सांस लेते हुए अपना कोट निकाला और श्रेया के कंधे पर रखने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने इस कोट को लेने से मना कर दिया। मैं ठीक हूँ। श्रेया की इस बात को सुनकर निहाल को उसके अंदर की छुपी हुई हिम्मत का असर समझ में आया। श्रेया इस वक्त शेरू लग रही थी, न कि बेचारी। लेकिन श्रेया की हिम्मत का मतलब ये नहीं था कि निहाल ठीक था। निहाल का मन कर रहा था कि जिसने भी श्रेया को ये ट्रॉमा दिया है, उसकी आंखें वो नोच ले। लेकिन जब निहाल ने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करी तो उसने अपने हाथ को श्रेया के हाथ में बंधा हुआ पाया। श्रेया ने निहाल को रोक लिया। नहीं, जो कहना था और करना था मैंने कर दिया। अब हमें अपने प्लान पर वापस लौटना है। निहाल एक पल के लिए भूल ही गया था कि आखिर उनका प्लान था क्या। उसका गुस्सा इस वक्त उसके दिमाग से बाकी सारी जरूरी चीजों को हटा चुका था। वहीं लेडीज बाथरूम में नताशा ने बड़ी नरमी से कदम रखा। रौनक अब भी दूसरी तरफ मुंह करे हुए था और अपने चेहरे पर पानी डाल रहा था। वैसे तो उसकी शराब अब काफी हद तक उतर चुकी थी, लेकिन रौनक ने नताशा को आता हुआ देख नशे में धुत होने की एक्टिंग फिर से शुरू कर दी। बेबी, तुम्हारी बहन साइको है, देखो उसने क्या किया। मैं तो बस उससे बात करना चाह रहा था। नताशा के कानों में रौनक की बात तो गई, लेकिन बाथरूम का हाल देखकर नताशा चौंक गई थी। पूरे बाथरूम में हर तरफ पानी बिखरा हुआ था। श्रेया की ही तरह रौनक के कपड़े और बाल भी गीले थे और रौनक की तो नाक से खून भी निकल रहा था। उस बहते हुए खून को देखकर नताशा का दिल पिघल गया और वो जल्दी से रौनक के पास आ गई। ओ माय गॉड रौनक, आर यू ऑक? ये लो रुमाल। इतना कहकर उसने अपने रुमाल से रौनक की नाक से बहते हुए खून को रोकने की पूरी कोशिश की। रौनक ने अब भी अपने झूठ को जारी रखते हुए कहा, मैं तो श्रेया को धमकी देने आया था कि वो निहाल शेरगिल के साथ रहकर मेरी बेबी को जेलस फील करवाने की कोशिश ना करे, लेकिन वो तो मेरे ऊपर पानी फेंकने लगी, मुस्कुराकर मेरे कपड़े खींचने लगी थी। वो थैंक गॉड तुम सही समय पर आ गई, वरना वो हम दोनों के बीच गलतफहमी को फैलाने में कामयाब हो जाती।
नताशा ने सर हिलाते हुए रौनक को इस बात पर दिलासा देते हुए कहा, तुम पहले अपनी नाक से बहते हुए खून को रोको। इस वक्त तो हॉस्पिटल में भी कोई अच्छा डॉक्टर नहीं होगा। शादी को बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और तुम्हारा ये हाल हो गया है। रौनक नताशा को रौनक से जितनी चिढ़ हो रही थी उतनी ही चिढ़ रौनक को भी शादी के इस ताने के बारे में सुनकर होने लगी। उसने नताशा से अपना हाथ झटके से छुड़ाया और कहा, तुम्हें तुम्हारी शादी के अलावा और किसी भी चीज की नहीं पड़ी है। आई नीड अ ड्रिंक। और इसी के साथ रौनक का शराबी होने वाला ढोंग अपने आप ही खत्म हो गया और अपने गुस्से को अपनी नाक पर एक बार फिर से चढ़ाकर वो पार्टी में वापस चला गया। उसे एक और ड्रिंक पीनी थी, पर नताशा ने गुस्से से सामने वाले सिंक में रखी हुई एक बोतल तो जमीन पर गिरा दिया और उसे तोड़ दिया। नताशा का गुस्सा उसके वश से बाहर होता जा रहा था। तभी नताशा को बाहर के क्लब से खूब सारी तालियों की आवाज आई। नताशा जब बाहर गई तो उसने देखा कि रौनक ने उसके सामने ही वेटर से 2 ड्रिंक लेकर उन्हें सीधा गटक लिया और रौनक की नज़र स्टेज के बीच में खड़े 2 लोगों पर टिकी हुई थी। एक स्लो रोमांटिक गाना बज रहा था और निहाल ने श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया था। उसके हाथ में मौजूद माइक पर निहाल ने अब जोर से कहा, आई लव यू श्रेया, एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अब मुझे खुद से कभी दूर मत करना। श्रेया ने निहाल के हाथ को चूमते हुए अब जवाब दिया, कभी नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी निहाल। दोनों की आंखें एक दूसरे में इस तरह घुली मिली हुई थी कि उन्हें देखने वाले हर इंसान को उनकी मोहब्बत का एहसास हो रहा था। लाइट अब अपने आप डिम हुई और श्रेया और निहाल एक दूसरे की बाहों में झूमने लगे। हर तरफ की लाइट ऑफ हो गई और स्टेज के बीच में सिर्फ उन दोनों पर ही स्पॉटलाइट पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी जादुई किताब का हिस्सा थे। श्रेया के चेहरे पर मुस्कान थी और निहाल की आंखें बंद थीं। उसने श्रेया को अपने सीने में छुपा रखा था और उनके बीच मौजूद जो सुकून था वो अब चारों तरफ फैलने लगा था। एपिसोड 145 इरादा। नताशा बचपन में वैसे तो बहुत भोली थी, लेकिन जमुना की अपनी बेटी होने के बावजूद जमुना श्रेया को ज्यादा चाहती थी और मानती थी। वहीं नताशा को श्रेया के साथ बचपन से ही हर चीज बांटनी पड़ती थी और ये बात उसे बड़े होने तक अखरती थी। ना जाने नताशा की ये नाराजगी कब नफरत में बदल गई, और वो भी इस तरह की नफरत कि उसे श्रेया की जिंदगी से हर खुशी छीन लेने का मन करता था। आज श्रेया को निहाल शेरगिल की बाहों में खुश देखकर नताशा को वही नफरत महसूस हो रही थी। और साथ में उसके था रौनक, जो नशे में धुत था और किसी वेटर से झगड़ा करने लगा था। ये देखकर नताशा ने एक ही बार में रौनक का हाथ खींचा और कहा, बेबी अब हम घर जाने वाले हैं, कम विथ मी। रौनक को कुछ अरसे पहले तक शायद इस बात का डर था कि नताशा उसे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन नताशा हर दिन के साथ ही रौनक के ऐसे ऐसे नखरे सहने लगी थी कि अब नताशा के छोड़ जाने का डर उसके दिमाग से बिल्कुल खत्म हो गया था। तभी नताशा की नजरें श्रेया से जा मिली, जो वैसे तो निहाल की बाहों में खोई हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर अपनी बहन पर थी। श्रेया से नजर मिलते ही नताशा को ऐसा लगा जैसे उसे उल्टी आ जाएगी। इसलिए रौनक का हाथ खींचते हुए नताशा सीधी इस पार्टी से बाहर निकल आई। रात को रौनक के साथ उसके घर लौटना नताशा के लिए एक बहुत ही तनाव भरा काम था। इस बीच हॉस्पिटल में रुककर नताशा ने रौनक की नाक की चोट को ठीक भी करवाया। हॉस्पिटल से मिले पेनकिलर से तो रौनक की जुबान और हरकतें और भी बेकाबू हो गई थीं। जब तक नताशा उसके साथ उसके कमरे के अंदर पहुंची, तब तक रौनक अपने दोनों पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इधर उधर गिरते हुए किसी तरह से रौनक अपने बिस्तर पर ही आकर गिर गया। नताशा ने अब रौनक के पैर से उसके जूते निकाले और फिर उसे ठीक से सुलाया। इसके बाद उसने रुककर रौनक पर कंबल भी डाला, लेकिन रौनक के बगल में सोने का आज उसे मन नहीं कर रहा था, या कर भी रहा था, पता नहीं। नताशा खुद को काफी कन्फस महसूस कर रही थी। इसी लाचारी में वो एकदम से उठ के खड़ी हो गई और रौनक से दूर जाने लगी। तभी रौनक ने झट से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? नो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो श्रेया,
मेरी एक्स वाइफ, रौनक खन्ना की एक्स वाइफ, और जो एक बार मेरा हो जाता है वो हमेशा के लिए मेरा ही रहता है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इधर आओ, कम हियर श्रेया। इन बातों को सुनकर नताशा को घिन आ रही थी। हर दिन रौनक की इज्जत नताशा की नजरों में गिरती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी नताशा खुद को उसका ख्याल रखने से ना जाने क्यों नहीं रोक पाती थी। एक रात के लिए गुस्सा करती भी तो अगले ही दिन वो गिड़गिड़ाते हुए रौनक के पास लौट आती। अपनी ही नजरों में गिरना मंजूर था उसे, लेकिन रौनक को छोड़ना नामंजूर था। फिर भी आज रौनक का हाथ खुद से दूर झटकते हुए उसने कहा, स्टॉप इट रौनक, मैं श्रेया नहीं हूँ, नताशा हूँ। और तुम गलती से श्रेया का नाम ले रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, नताशा से। लेकिन नताशा की ये बात रौनक के कानों में पड़ी या नहीं, इसका कोई सबूत मिल पाना मुश्किल था, क्योंकि रौनक की आंखें बंद थीं और फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो नताशा का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका हाथ झटकने के बाद भी नताशा खुद को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा पाए और उसने फिर से कहा, स्टॉप इट रौनक, मैं श्रेया नहीं हूँ। यू आर ड्रंक, जस्ट गो टू स्लीप। पर रौनक ने उसे खींचते हुए इस बार जोर से अपने ऊपर बिस्तर पर गिरा दिया और कहा, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। आज की रात, सिर्फ आज की रात यहाँ रुक जाओ श्रेया। मैं तुम्हें अब भी भूला नहीं हूँ, और जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूल पाए हो। यहाँ आओ मेरे पास। और ऐसा कहकर रौनक ने नताशा को अपनी बाहों में समेट लिया। नताशा की आंखों से पानी निकलने लगा था। ये आंसू थे या उसकी आंखों से पानी के रूप में गुस्सा निकल रहा था, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल था। पर नताशा ने इसके बाद उठकर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि वो आराम से रौनक की बाहों में समा गई। सच तो ये था कि कई दिनों से रौनक ने नताशा को ना तो इस तरह का प्यार दिया था और ना ही केयर। और आज उसकी बाहों में समाकर नताशा को वो मिल रहा था जो उसे चाहिए था। ये अलग बात थी कि उसे ये प्यार श्रेया के नाम पर मिल रहा था। अगले कई दिनों तक नताशा इस बात को भूलने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी और वो ये कि नताशा के दिल में श्रेया के लिए नफरत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन सुबह सुबह नताशा ने खुद को काफी बेचैन पाया और वो मल्होत्रा कोठी लौट गई। नताशा ने अपने कमरे की बालकनी से निकलने का ऐसा तरीका ढूंढ लिया था कि उसके बाऊजी और बेबे को ये पता ही नहीं चलता था कि वो रात रात भर घर से बाहर रहा करती थी। आज भी उन्हें कानों कान इस बात की खबर नहीं हुई थी, लेकिन सुबह सुबह नताशा खुद किचन में जाकर बाऊजी और बेबे के लिए अपने हाथों से पराठे बनाने लगी। जब उसने पराठे बना दिए, तो तब बेबे खुद किचन में आकर हैरान रह गई। ओ कुलिये, ये क्या हो गया है तुझे? सब ठीक तो है पुत्र, तू सुबह सुबह नाश्ता क्यों बनाने लगी है? आजा अपनी बेबे के साथ बैठ और बता क्या बात है। क्या उस रौनक ने कुछ कहा है तुझे? सुन पुत्र, तुझे उस आदमी की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तू जैसी है ठीक है, तुझे किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। बेबे, नताशा ने प्यार से अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, आप इस बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रौनक ने कुछ नहीं किया है। नताशा अपनी बेबे को बस ये नहीं बताना चाह रही थी कि उनका अनुमान कितना सही है, बल्कि नताशा बेबे को आज एक दूसरी ही कहानी बताना चाह रही थी। बेबे, मुझे अपनी शादी 1 महीने बाद नहीं बल्कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही करनी है। मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। और मैं श्योर हूँ, इस शादी के बारे में भी और रौनक के बारे में भी। पागल हो गई है क्या तू नताशा? शादी ब्याह को मजाक बना के रख दिया है तूने। अरे तेरे बाऊजी खुद जाकर कार्ड छपवा के सबको दे भी आए हैं। उसमें डेट भी लिखी हुई है पुत्र, सबने अपने आने की तैयारी कर ली है। तेरे बाऊजी ने होटल भी बुक करवा दिए हैं। ऐसे में डेट बदलना कोई छोटी बात लग रही है तुझे पुत्र? और वैसे भी इतनी क्या जल्दी आ गई है कि तेरे लिए 2 हफ्ते रुकना भी मुश्किल हो रहा है। बेबे, आपको मैं पूरी बात बताती हूँ, आप बैठो और खुद ही तय करो। कल मैं रौनक के साथ खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गई थी और वहाँ मुझे श्रेया मिल गई। उसने कुछ देर हमसे बात करने के बहाने ना जाने रौनक को क्या पट्टी पाई। वो उसे अपने साथ अकेले कहीं ले गई बेबे।
उस दिन जब वो कोठी में आई थी तो आपने खुद ही उसकी बदतमीजी देखी थी ना। किसी पराये मर्द के साथ शादी के बिना ही अफेयर करके उसे शांति नहीं मिल रही है। अब उसे मेरा घर भी उजाड़ना है बेबे। वो रौनक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी शादी तोड़ने के लिए रौनक को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना बेहतर है। जमुना ने बड़े दुख से पूछा, श्रेया अब भी रौनक से प्यार करती है? नताशा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, माँ ये प्यार की बात नहीं है। श्रेया बस रौनक को पाना चाहती है और उसे मेरी शादी तोड़नी है। इसके अलावा उसका और कोई इरादा नहीं है। आपको क्या लगता है श्रेया कभी भी किसी से प्यार कर सकती है? जमुना को अच्छे से याद है कि श्रेया अपनी बेबे यानी कि जमुना से कितना प्यार जताती थी। श्रेया वो बेटी थी जिसके प्यार पर उसके माँ बाप को कभी भी शक नहीं होता था। लेकिन 5 साल गुजर गए हैं और जमुना नहीं जानती कि श्रेया आज किस तरह की इंसान बन चुकी है। पुत्र श्रेया के इरादे अगर नेक नहीं भी हैं, फिर भी तुझे रौनक पर तो भरोसा है ना? क्योंकि शादी तय करना एक बात है और अपने होने वाले पति पर भरोसा ना कर पाना दूसरी ही बात है। और अगर तुझे रौनक पर भरोसा है तो तुझे श्रेया की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? नताशा अपनी माँ की जिद से काफी चिढ़ गई और बोली, बेबे आपको मुझे ही सारे संसार का ज्ञान क्यों देना है? मेरी शादी होने वाली है, उसे बस थोड़ा पहले करने की ही तो बात कर रही हूँ ना मैं। फिर भी आपको हर बात पर मुझसे सवाल करने की आदत हो गई है। आप जितना उस श्रेया पर भरोसा करती हो, उसका आधा भरोसा भी मुझ पर करती ना आप, तो शायद आज मैं इस हालत में नहीं होती। अब तक जगदीप मल्होत्रा भी हॉल में आ चुके थे और नताशा की बातें सुन चुके थे। जब जमुना और नताशा की उन पर नजर पड़ी तब तक जगदीप ने अपने हाथों को बांध लिया और कहा, नहीं, ये शादी की डेट पहले नहीं होगी नताशा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल ले तू। तुझे अपने ब्याह के बाद सब कुछ करने की आजादी होगी, लेकिन जब तक तू मेरी छत के नीचे है तब तक इस तरह का जिद्दीपन अपने अंदर मत ला। आज तू घर में है तो अच्छी बात है, अपनी बेबे का हाथ बंटा दे। कब से तेरी बेबे अकेली ही तेरी शादी की सभी तैयारियों में लगी हुई है। तुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई और क्या करता है, इस पर ध्यान देना बंद कर। ये सुनकर नताशा ने खड़े होते हुए कहा, बाऊजी, आप इस तरह मुझे फैसला मत सुनाओ। माना मेरी शादी अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हो ही जाएगी। उसके बाद वैसे भी मेरा एक नया परिवार बन जाएगा। आज तक तो आपने मुझे सौतेली ही माना है। श्रेया को सर पर चढ़ा कर रखा था आपने, लेकिन अब उसने आपका सर शर्म से नीचे कर दिया। फिर भी आपने उसकी जगह मुझे कभी नहीं दी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने बाऊजी? कोई कमी रह गई है मुझ में कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई? श्रेया से तो आप उसके मन का सब कुछ पूछ लेते थे, लेकिन अब मैं अपने मन की बात कह रही हूँ तो आप दोनों को ही इतनी दिक्कत हो रही है। रौनक मेरी पूरी जिंदगी है बाऊजी, मैं श्रेया को उसे मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, मैं करूंगी। इतना कहकर नताशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं जमुना उसे रोकने की कोशिश में नाकामयाब होने पर रो पड़ती हैं। जगदीप भी बड़ा असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए अपनी पत्नी के पास जाकर उन्होंने जमुना की पीठ थपथपाई। तू क्यों रोती है? तुझे तो पता है ना, मैंने कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन कुछ तो कमी रह गई होगी मेरी परवरिश में, जो हमारी बेटियों को हमसे वो प्यार महसूस ही नहीं हुआ। जगदीप की इन बातों को सुनकर जमुना खुद चौंक जाती है और अपने आंसू पोंछकर वो जगदीप को सहारा देने की कोशिश करते हुए कहती है, आप अपने ऊपर इस बात का बोझ मत लीजिए जी। मैंने 20 साल तक आपके कदम से कदम मिलाकर आपका रहन सहन, आपका प्यार, आपकी परवरिश, हर चीज को देखा है। और आज बच्चियां किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसका आपकी परवरिश से कोई लेना देना नहीं है। नताशा की बदतमीजी के लिए मैं सिर्फ अपने आप को ही दोष दे सकती हूँ। मैंने इस बच्ची पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। बिना माँ की श्रेया के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, लेकिन शायद उसके कारण मैं अपनी खुद की बेटी को सही शिक्षा नहीं दे पाई।
इसलिए आज उसकी बदतमीजी के लिए उसकी बेबे आपसे माफी मांगती है जगदीप जी। ये सुनते ही जगदीप ने जमुना को गले लगा लिया और एक माँ के बोझ को समझते हुए उसका दुख बांट लिया। नहीं, आप ऐसा मत कहो, चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। जगदीप और जमुना एक बड़ी असमंजस में फंसे हुए थे और नताशा की शादी को लेकर उनकी चिंता दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही थी। एक पल का चैन नहीं मिल पा रहा था उन दोनों को। तभी अपने आंसुओं के बीच जमुना ने तय किया कि वो एक ऐसा कदम उठाएंगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब एक माँ को कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए जमुना ने अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक नया इरादा किया और सोचने लगी कि वो अपने इस इरादे पर कैसे कामयाब होंगी। क्या था जमुना जी का नया इरादा? क्या उनका इरादा नताशा और रौनक की शादी के झमेले से उन्हें बचा पाएगा? क्या उनका इरादा जगदीप और उनकी जिंदगी के इस घोर अंधेरे को हटा पाएगा? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।